सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, इनसे क्या क्या लाभ होता है और कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होते हैं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में कराई जाती हैं, इनका कितना महत्व होता है बच्चों के जीवन में, तो इन सभी के विषय में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आपके सेकेंड चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको इसका टेस्ट मिलेगा। टेस्ट को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए। अगर आपने इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। और टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिलने वाला है टेस्ट। तो आप लोग दोस्तों तैयार रहिएगा टेस्ट देने के लिए। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हमें प्रबंधन कैसे करना है स्कूल में। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं आखिर में होती क्या है। दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेनली वे विषयों को पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब उन्होंने पढ़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्या वे अपने जीवन के बारे में कुछ सीख करके जा रहे हैं? यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, बल्कि उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज करानी होती हैं। टीचर्स को बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना होता है, बच्चों को पुस्तकों को भी पढ़ने का टाइम देना होता है, यानी कि लाइब्रेरी में भी पढ़ने का टाइम देना होता है। इसके अलावा बच्चों को, अगर बच्चा डांस में अच्छा है तो उसको डांस क्लास में भेजना होता है। इसके अलावा अगर बच्चा सिंगिंग में अच्छा है तो सिंगिंग क्लास में भेजना होता है। इस तरीके से स्कूल में बच्चों को हर तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती हैं। स्कूल में हर साल एनुअल फंक्शन होता है। इसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। इनमें भी बहुत सारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बच्चे भाषण प्रतियोगिता, इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए आयोजित की जाती हैं। तो इन सभी से क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे स्कूल में आते हैं सिर्फ और सिर्फ किताबों को पढ़ने के लिए नहीं या केवल किताबी ज्ञान लेने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वे बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखने के लिए आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। तो बच्चों के शारीरिक, आध्यात्मिक और भावात्मक विकास, नैतिक विकास। बच्चों के शारीरिक, आध्यात्मिक और भावात्मक विकास के लिए नैतिक विकास जरूरी है। बच्चों के शारीरिक, आध्यात्मिक और भावात्मक विकास के लिए नैतिक विकास जरूरी है। यहाँ सह पाठ्यक्रम गतिविधियां पूरक के रूप में काम करती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रत्येक स्कूल के बच्चों को करवाना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियां या पाठ्य सहगामी गतिविधियां पाठ्यक्रम का ही नहीं बल्कि जिंदगी का भी क्या होती है? महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। आप देखते हो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर, बहुत बड़े बड़े सिंगर, सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन जो एक्टिंग में अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें बचपन से, जब ये अपने स्कूल में थे तभी से इन्हें पता था कि उनके अंदर कौन सा टैलेंट है। यानी कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बने, हर बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, हर बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए बच्चों को हर तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती हैं कि बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है वो निखर करके बाहर आए, ठीक है, और जिसे बच्चा अपने करियर के रूप में भी चूज कर सके। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग हैं, जिनका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। अब इसके बाद देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा विद्यालय की चारित्रिक भावना को उन्नत बनाना, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, इसके अलावा विद्यालय तथा समाज के पारस्परिक संबंधों को उन्नत बनाना तथा समाज के पारस्परिक संबंधों को इस तरीके के कार्यक्रमों से और मजबूती मिलती है। तो दोस्तों, जब बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन स्कूल में आयोजित किया जाता है, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल में,
तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों के अभिभावक आते हैं उन कार्यक्रमों को देखने, और जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे इतने इतने अच्छी तरीके से डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो माता पिता को बहुत गर्व होता है अपने बच्चों पर, और वे स्कूल से एक तरीके से जुड़ जाते हैं। तो इससे स्कूल और अभिभावकों का जो संबंध होता है ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसके बाद देखिए, विभिन्न वातावरणों से आए बालकों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना। तो दोस्तों, स्कूल में आपको पता है ऑलरेडी कि बहुत ज्यादा अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, और सभी लोग स्कूल में एक समान रूप से, या सभी बच्चे स्कूल में एक समान रूप से पढ़ाई करते हैं, एक समान रूप से सभी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सहयोग की भावना भी आती है। इसके अलावा देखिए, छात्रों को स्व अनुशासन तथा लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं के प्रयोग में बहुमूल्य अनुभव प्रदान करना। तो छात्रों के अंदर स्व अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन लेकर के आना, और इस तरीके से उन्हें क्या बनाना, उन्हें शुरू से ये बातें सिखाना कि सिर्फ और सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी है, बल्कि हमें बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखनी है। अब इसके बाद देखिए, आगे है सामाजिक गतिविधियां। सामाजिक गतिविधियों में क्या होता है, शैक्षिक भ्रमण, यानी कि जैसे कि बच्चों को स्कूल में टूर लेकर के जाते हैं, बच्चों को घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं टीचर्स। तो क्यों? क्योंकि बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे भवनों को देखते हैं या बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखते हैं। तो जब वो जा करके वहां पर सजीव रूप में उनको देखते हैं, तो उससे क्या होता है, इससे जो उन्होंने ज्ञान लिया है, जो उन्होंने सीखा है स्कूल में, वो जा करके वो क्या करते हैं, वह उसका सजीव चित्रण देखते हैं। तो इससे क्या होता है, वो ज्ञान अस्थायी हो जाता है। जो बच्चों ने एक बार तो टीचर ने उन्हें पढ़ाया, फिर दूसरी बार उन्हें ले जा करके उस चीज को दिखाया, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे उस ज्ञान को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस तरीके से शैक्षिक भ्रमण इसीलिए स्कूल में साल में 1 बार या 2 बार टीचर्स बच्चों को घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, बच्चों का टूर जाता है। इसके अलावा स्काउट, कहीं-कहीं पर स्काउट की भी शिक्षा दी जाती है, या स्काउट साक्षरता के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए श्रमदान। श्रमदान का मतलब है सिंपली स्कूल में बच्चे पौधे लगा सकते हैं, या क्यारी बना सकते हैं, या पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। इसे हम श्रमदान के अंतर्गत ही रखते हैं। या विद्यालय में कहीं पर ऐसे ईंट गजी हुई है, तो एक एक करके बच्चे उस ईंट वाली जगह को की सफाई कर सकते हैं, और उस ईंट को जगह रख सकते हैं जहां पर किसी बच्चे को गिरने पर वहां चोट ना लगे। यानी कि अगर ईंट ऐसी जगह पर है जहां बच्चों को डर है कि हाँ बच्चे खेलेंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी, तो सभी बच्चे मिलकर के उस ईंट को हटा सकते हैं। तो ये सब चीजें श्रमदान के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा देखिए, विद्यार्थी परिषदों का निर्माण एवं गठन किया जाना। तो हर स्कूल में ये विद्यार्थी परिषद का निर्माण होता है और इसका गठन किया जाता है मेनली। इसके बाद दोस्तों है 5वें नंबर पर आर्थिक प्रशिक्षण। छात्रों को भावी जीवन में स्वरोजगार एवं स्वावलंबी बनाने हेतु विभिन्न कारखानों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि का भ्रमण कराया जाना, जिससे विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर स्वावलंबी बन सके। दोस्तों, जो विविध पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, इनमें बच्चों को भावी जीवन में स्वरोजगार करने के लिए भी और स्वावलंबी बनने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को कारखानों का भ्रमण कराया जाता है, कार्यालयों का भ्रमण कराया जाता है, ताकि बच्चे अपनी पसंद की फील्ड चूज कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले देखिए खेल, विद्यालय में बच्चे को जो भी खेल पसंद है। इसके अलावा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी और छात्रांत समारोह यानी कि एनुअल फंक्शन। तो इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले किसी भी विद्यालय में निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले सुबह सुबह क्या होता है, दैनिक प्रार्थना सभा होती है। और प्रार्थना सभा में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप बस अपने अपने स्कूल को आप लोग याद करिए। जब आप लोग स्कूल में थे तो सुबह सुबह प्रार्थना होती थी। प्रार्थना होने के बाद क्या होता था, प्रार्थना होने के बाद कोई एक बच्चा आता था, वो उस दिन का पर्टिकुलर उसी डेट का वो समाचार पत्र पठन करता था, यानी कि उस दिन के मुख्य समाचारों को बच्चा बताता था। एक बच्चा आता था, वो जीके के क्वेश्चन पूछता था। इस तरीके से, ताकि जो स्कूल में जितने बच्चे हैं, क्योंकि जो प्रार्थना स्थल होता था या प्रार्थना स्थल जो होता, अभी तो फिलहाल
कोविड की वजह से प्रार्थना सभा बच्चे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो जो दैनिक प्रार्थना सभा होती है उसमें सारे क्लास के बच्चे इकट्ठे होते हैं और सारे क्लास के बच्चे एक साथ, यही वह टाइम होता है जब सभी बच्चे एक साथ होते हैं। तो इसी में सभी बच्चों को टीचरों के माध्यम से कभी-कभी एक प्रेरक प्रसंग भी सुनाया जाता है जो कम से कम 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। इसके अलावा बच्चों के माध्यम से जीके के प्रश्न, सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं, इसके प्रश्नों को पूछा जाना और प्रतिदिन एक नया विचार श्यामपट्ट पर लिखना जिससे बच्चे स्कूल आते ही पढ़ें। और दोस्तों, प्रार्थना सभा किसी भी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं जो प्रार्थना स्कूल में कराई जाती है वह किसी विशेष धर्म पर आधारित ना हो बल्कि मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, जो बच्चों को प्रेरित करने वाली हो, जो बच्चों के अंदर उत्साह लाने वाली हो, ऐसी प्रार्थना हो। तो प्रार्थना हमेशा ईश्वर को ध्यान में रख करके की जाती है और इसमें किसी विशेष धर्म पर यह आधारित नहीं होता है, ये सभी धर्मों के लिए बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रार्थना सभा की बात हो गई। अब देखिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में इसके अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, समूह गान, लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक, देश गान, नृत्य, विषयवार क्विज, ये सभी चीजें आती हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत और शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाती है, कविता पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता और लोकगीत, लोक नृत्य यानी कि डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, सभी चीजें इसमें कराई जाती हैं। विषयवार क्विज का मतलब है किसी एक विषय से संबंधित ढेर सारे प्रश्नों को, चाहे साइंस से संबंधित चाहे मैथ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम भी किसके अंतर्गत आते हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, सबसे पहले 15 अगस्त है, फिर 26 जनवरी है, फिर 2 अक्टूबर है। आपको पता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, इन तीनों को आप याद रखिएगा। यही तीनों क्या है? हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। और इस दिन सभी शिक्षक और सभी छात्रों का स्कूल में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं ये होली दिवाली से कम नहीं होते हैं। चाहे हम 15 अगस्त की बात करें, 26 जनवरी की बात करें, 2 अक्टूबर की बात करें, 15 अगस्त वही दिन है जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था और इस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमारा देश पहले गुलाम था, अब क्या है, आजाद है हम सब। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय पर्व हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए इस दिन सभी छात्रों को और सभी शिक्षकों को विद्यालय में आना होता है और अपने अपने विचारों को, अपने देश के प्रति अपने भावों को रखना होता है, अपने विचारों को, भावों को प्रकट करना होता है। चाहे आप संगीत के माध्यम से प्रकट करें, चाहे नृत्य के माध्यम से, चाहे नाटक के माध्यम से। ये बच्चे के ऊपर निर्भर है कि बच्चा किस एक्टिविटी में भाग लेना चाहता है। तो इस तरीके से ये भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक। तो विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक का आयोजन भी किया जाना चाहिए। कुछ विषयों में शैक्षिक भ्रमण का विशेष महत्व होता है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, वनस्पति विज्ञान आदि। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को उस जगह पर ले जा करके बहुत अच्छे से उस टॉपिक के बारे में समझाया जा सकता है। जैसे कि इतिहास हुआ तो बहुत सारे ऐतिहासिक भवन हैं, उनको हम दिखा सकते हैं बच्चों को, चाहे आगरा हो, इसके अलावा दिल्ली हो, लाल किला हो और बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स जो बहुत पुरानी हैं और जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार भूगोल के विषय में भी बच्चों को हम भ्रमण के माध्यम से बता सकते हैं, कहाँ की जलवायु कैसी है और भी बहुत सारी चीजें। और वनस्पति विज्ञान में तरह तरीके के पेड़ पौधों के विषय में जानकारी इकट्ठी करनी होती है, तो उन पेड़ पौधों को हम जहाँ पर वो मूल रूप से उगते हैं वहां पर बच्चों को ले जा करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक हर स्कूल में बच्चों को घुमाने जरूर लेके जाना चाहिए। शिक्षकों को बहुत जरूरी होता है, साल में 1 या 2 बार जरूर बच्चों को लेकर के जाना चाहिए। इससे बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वे स्कूल में तो सीखते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं
तो वे वहाँ जा कर के भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाए, यानी कि पिकनिक पर ज़रूर लेकर के जाया जाए। फिर आता है बागवानी। बागवानी यानी कि गार्डनिंग। बच्चों को शुरू से ये सिखाना चाहिए कि बागवानी यानी कि गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के लिए पेड़-पौधे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़-पौधों की लगातार कटाई हो रही है, जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। एक पेड़ की क्या कीमत होती है, ये हमें बच्चों को समझाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पेड़ ही हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वही ऑक्सीजन लेकर के हम सांस लेते हैं और इसीलिए हम लोग जिंदा हैं या हम लोग सांस ले पा रहे हैं। तो ये बातें जब हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे गार्डनिंग के लिए प्रेरित होते हैं, और जब हम बच्चों को शुरू से बागवानी के लिए, गार्डनिंग के लिए प्रेरित करेंगे तो वे स्कूल में तो करेंगे ही, वो घर जा करके भी वो ढेर सारे पेड़ पौधे अपने घर में भी लगाएंगे। तो इसलिए बागवानी से तात्पर्य देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पौधों, फलों एवं सब्जियों और फलों की खेती करने के विज्ञान से है। इसके द्वारा छात्र सब्जी, फल और औषधि का उत्पादन, फलों, फूलों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि बच्चे ने घर में धनिये का पौधा लगाया, इसके अलावा पुदीने का, तुलसी जी का पौधा लगाया, तो इनके वनस्पति, इनका क्या औषधि लाभ है, बच्चे को ये भी टीचर बताएं कि इससे औषधि लाभ क्या होता है और इसका किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें टीचर्स को जरूर बच्चों को बतानी चाहिए और बागवानी के लिए, गार्डनिंग के लिए, पेड़ लगाने के लिए जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए, खासकर आज के समय में। इसके बाद देखिए सत्रांत समारोह यानी कि एनुअल फंक्शन। ये हर स्कूल में होता है, हर साल जब सत्र की समाप्ति हो जाती है तब होता है एनुअल फंक्शन, और सत्र के अंत में होने वाला समारोह सत्रांत समारोह कहलाता है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के समापन पर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यानी कि हर एक स्कूल में जब सत्र खत्म होता है तब किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और शैक्षिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। इससे क्या होता है, हर एक बच्चे को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलता है। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो अपनी पढ़ाई की कला दिखाता है, जो बच्चा डांस में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, वह अपने डांस और सिंगिंग का टैलेंट दिखाता है। जो एनुअल फंक्शन होता है, सत्रांत समारोह होता है, इसमें बच्चे अपनी अपनी स्किल को दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो भी, जिस भी बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी क्षमता है, वो छिप नहीं पाती है और वो निखर करके बाहर आती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया इस टॉपिक के साथ। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में आपने पूरा पढ़ लिया और ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे विद्यालय में कौन कौन से अभिलेख होते हैं और आपदा का प्रबंधन कैसे हम करेंगे अगर स्कूल में कोई आपदा आती है। दोस्तों जो चैप्टर नंबर 3 है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 3 भी आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, लेकिन सबसे पहले ये पूरा चैप्टर नंबर 2 आप एक बार फिर से रिवाइज करके और टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो आप लोग प्लीज टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट आपको टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पर मिलने वाला है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और चैप्टर नंबर 3 से आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले विद्यालय में कौन कौन से अभिलेख होते हैं इनके विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। और चूंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग डीएलएड की ट्रेनिंग इसीलिए ले रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि स्कूल में कितने रजिस्टर होते हैं, कितने तरीके के काम होते हैं। जब आप लोग पढ़ोगे अगला चैप्टर तब आपको समझ में आएगा कि एक शिक्षक बन करके हमें कितनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है और किस तरीके से सभी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक ख्याल रखना होता है, सभी अभिलेखों को मेंटेन करना होता है विद्यालय में। तो अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद सारी चीजें बहुत बहुत आसान हैं, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें समझा दूंगी और वो आपको ऐसे याद करवा दूंगी, मैं फिर आपको कभी भूलेगा ही नहीं। क्योंकि राज्य स्तर पर जितनी संस्थाएं काम करती हैं आपके बेसिक शिक्षा के लिए, इसके अलावा जिले स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, सभी को मैं बहुत आसानी से आपको पढ़ाने वाली हूँ दोस्तों। और ये जो आपका पेपर है पूरा सेकंड पेपर, इसमें मेरा टारगेट है कि 50 नंबर में सभी बच्चे 45, 46, 47 तक पहुंचे। अगर आप मेहनत कर दोगे तो ये ऐसा
पेपर है कि आप लोग सच में वहां तक पहुंच जाओगे। और इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, अच्छे से अच्छा नोट्स बना करके आप लोगों के लिए दूं, ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ करके जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप लोग जा करके ऐप पर जरूर टेस्ट देंगे और मुझे बताएंगे आपने कितना स्कोर किया, और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग शेयर करोगे तो आपके भी भाई बहन आकर के साथ में वीडियो को ज्वाइन करेंगे और साथ में पढ़ेंगे। वीडियो के शुरू होने से पहले ही अगर आप शेयर कर देंगे कॉलेज के ग्रुप में, तो जो भी बच्चा एक्टिव होगा उस समय सोशल मीडिया पर, वो तुरंत आकर के ज्वाइन कर लेगा। और जब बच्चा ज्वाइन कर लेगा तो आप ही क्लास के बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो प्लीज आप लोग जरूर सभी फ्रेंड्स को अपने जोड़ें, और सभी लोग इन फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को जल्दी से खत्म करें, और फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को हम ऐसे आराम से खत्म करते हुए चलेंगे। आपकी एग्जाम से पहले सभी चीजें आपकी बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगी, आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको बेहतर तैयारी करा रहे हैं। और ये आप मान के चलिए कि पिछले सेमेस्टर में जैसे हमने तैयारी करवाई थी आपको, उससे भी बहुत बहुत अच्छी तैयारी आपको हम इस सेमेस्टर में कराने वाले हैं। तो तैयार रहिए आप लोग, बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और अगर कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आपको तो हमें बताते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों, ऐसे चैनल से बने रहिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत बहुत लंबा सफर तय करना है और हमेशा साथ में जुड़े रहना है। क्योंकि दोस्तों, हम टीयूसी फैमिली, टारगेट यूपी टेट सीटेट फैमिली एक परिवार है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ऐसे ही हमेशा ये सिलसिला बना रहे। बस आप ऐसे ही हमारे साथ रहें दोस्तों, और हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।